मैंने इस मुद्दे पे काफ़ी सोचा है और मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं और आई हैव आर्गुमेंट्स फॉर दैट कि इफ देयर इज अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड चाइना का जो सवाल है, द रूट फॉर पीस बिटवीन इंडिया एंड चाइना गोज थ्रू पाकिस्तान एंड द रूट फॉर वॉर ऑल्सो बिटवीन इंडिया एंड चाइना गोज थ्रू पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्क और एनालिसिस के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अब अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हुई तो ये जंग कौन जीतेगा, परवीन सुहानी ने बता दिया है। परवीन सुहानी एक इंडियन हैं और ये फोर्स मैगजीन के एडिटर हैं। इससे पहले भी ये बहुत सारी ऐसी बातें कर चुके हैं जो इनकी बातें बाद में सच साबित हुई थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जंग की बात इन्होंने की थी। इन्होंने साइबर वारफेयर में पाकिस्तान की ताकत की बात की थी जो आपने अभी पिछले कॉन्फ्लिक्ट में देखी है। तो अभी इन्होंने ये भी बता दिया है कि अब अगर फ्यूचर में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग होती है तो कौन सा मुल्क जीतेगा और किसके पास ज्यादा पावर है, ये भी इस वीडियो में ये बता रहे हैं। तो ज्यादा हम बात ना करते हुए इनकी वीडियो की तरफ चलते हैं। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता जाए। तो आज आपने कसम तोड़नी है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। तो चलिए जी, चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली चीज तो चूंकि जंग डिस्कस होती है मुसलसल, और पाकिस्तान और भारत तो खैर जब भी डिस्कस हो, इवन हमारे क्रिकेट मैचेस भी इस तरीके से दिखाए जाते हैं कि जिस तरह पता नहीं खेल के मैदान में भी कोई फौजी निकल जाएंगे और वहां पर बल्ला और गेंद नहीं चलेगी, वहां पर भी बारूद चलेगा और गोलियां चलेंगी। पहले तो अगर दोनों ममालिक की कुछ जंग होती है आपस में, आप समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत की कोई जंग हो और उसमें कोई एक मुल्क जीत जाए जंग? अब की जो हालात है, द प्रेजेंट सिचुएशन, उसके हिसाब से आई बिलीव, और इसका मैंने थोड़ा जिक्र भी किया है अपनी किताब में द लास्ट वॉर, पर मैंने इस मुद्दे पे काफ़ी सोचा है और मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं और आई हैव आर्गुमेंट्स फॉर दैट कि इफ देयर इज अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बिकॉज ये वॉर जो होगी वो अट्रिशन वॉर होगी। हम दोनों मुल्क जो है, हमारी आर्मीज अभी भी अट्रिशन वॉर में ही, एक बहुत पुराना वॉर कॉन्सेप्ट है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का है, उसी में ही अभी हम फंसे हुए हैं। वी हैव सिमिलर वॉर कॉन्सेप्ट। और मेरे हिसाब से एट द ऑपरेशनल लेवल ऑफ वॉर, जहाँ पे की कैंपेन तय होती है, पाकिस्तान मिलिट्री विल डू बेटर, क्योंकि उसको काफ़ी पीएलए सपोर्ट होगी, बहुत एरियाज में सपोर्ट होगी। तो मेरी समझ ये है कि एक वो कैंपेन नहीं होगी जहाँ पर कि थोड़ा ऊपर नीचे लाइन ऑफ कंट्रोल हो गया, थोड़ी ज़्यादा गहराई में हो सकती है कैंपेन, और पाकिस्तान is likely to do much better at the campaign level with PLA support. ये मेरी सोच है। किसी तरह आ नहीं पा रही ना, कोई साइड मतलब डायलॉग के लिए आत्मी तौर पर तैयार है। कंडीशंस ऐसी हैं कि जिसको मेट करना शायद इम्पॉसिबल है। ब्लेम गेम इतना है, मतलब दोनों साइड्स के पास ऐसे एक्सक्यूजेस है जो अपने अपने ग्राउंड्स पर शायद जेन्युइन भी है, जिनको वो बुनियाद बनाकर एक दूसरे से इवन बात करने को तैयार नहीं है। तो इस सारे माहौल में एक तो टेंशन्स कैसे डिक्रीज हो सकती है, सेकेंडली इस माहौल का फायदा किसको है और नुकसान किसको है? देखिए, ऐसा है कि टेंशन्स तो डिक्रीज नहीं होंगी, पहली बात, एटलीस्ट टिल 2024, जब तक हिंदुस्तान के जनरल इलेक्शन नहीं हो जाते टेंशन्स रहेंगी। दूसरी बात यह है जो मैं कहना चाहता हूँ कि चीन एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और करता रहेगा साउथ एशिया में। और उसका रीज़न ये है, कारण ये है कि इंडिया और भूटान को छोड़ के बाकी सारे जो मुल्क हैं साउथ एशिया के, वो BRI के साथ है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ। वो चीन की इन्वॉल्वमेंट यहाँ बहुत है। उसकी अगर चीन की इन्वॉल्वमेंट है तो अगली बात हमें ये समझनी है कि चीन क्या कर रहा है। चीन को छोटा मोटा काम नहीं कर रहा है। चीन रशिया के साथ एक पूरा
जिसे जो शी जिनपिंग ने कहा था दैट वी आर पार्ट ऑफ द बिग चेंजेस इन दिस सेंचुरी। इस सेंचुरी में कोई बहुत बड़े चेंजेस हो रहे हैं, और वो बड़े चेंजेस क्या हो रहे हैं? वो ये हो रहे हैं कि एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बन रहा है, और साउथ एशिया उसका एक पिवट होगा इंडियन ओशन रीजन में, जैसे कि आसियान दूसरा पिवट होगा वेस्टर्न पैसिफिक में। अब जहाँ तक साउथ एशिया का ताल्लुक है, एससीओ जो है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो एक सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है जो कि कलेक्टिव सिक्योरिटी में बिलीव करता है। अब कलेक्टिव सिक्योरिटी और ब्लॉक सिक्योरिटी एक दो अलग चीजें होती है। ब्लॉक सिक्योरिटी वो है जो कि अमेरिकन्स करते हैं, और जिसको वो बोलते हैं इंटीग्रेटेड डिटरेंस, विच इज ऑल अबाउट मिलिट्री पावर। जो चाइना और जो रशिया कर रहे हैं दोनों मिलके, कहने का मतलब ये है कि चाइना चाहता है कि शांति रहे, चाइना चाहता है इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन हो, चाइना चाहता है पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन अच्छे हों। यही कारण है जब जनरल बाजवा मिले थे शी जिनपिंग को, जब वो चीफ थे, तो शी जिनपिंग ने उनको बताया था कि देखिए, हम इतने साल हमने इंतज़ार करा हांगकांग के आने के लिए, तो जंग से कुछ हासिल नहीं होगा, और आप कॉन्सेंट्रेट करिएगा कनेक्टिविटी के ऊपर और ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के ऊपर। और यही कारण है कि आपकी जो सरकार थी उस समय, जिसमें बाजवा साहब भी थे एक हिस्सा, और इमरान खान साहब की सरकार थी, उन्होंने पहला नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अपनी निकाली थी। उसके बाद फिर जैसे अभी लोगी साहब जिक्र कर रहे थे, तो एक हिंट दे रहे थे, वो अभी आपके मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई है, पर अब मैं आ गई थी, अब मैं देख रहा हूँ कि फिर से एक कोर्स करेक्शन हुआ है, और कोर्स करेक्शन जो है वो जनरल मुनीर साहब कर रहे हैं। अभी वो अपने जो दौरा, उनका चीन का दौरा हुआ था, उसमें वो पीएलए के जो आर्मी जो चीफ थे उनको मिले, आर्मी चीफ को, एक जो फर्स्ट रैंकिंग वाइस चेयरमैन है सीएम से मुलाकात हुई है। इसका मतलब एक मिलिट्री सपोर्ट का भी इशू है। जहाँ तक इंडिया का सवाल है, हमें उस बात को ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए जब आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको जवाब दिया कि एट द ऑपरेशनल लेवल थिंग्स विल बी फेवरेबल फॉर द पाकिस्तान आर्मी। अब सवाल ये है कि क्या जंग करनी चाहिए? उसका जवाब साफ जंग से हासिल हो भी सकता है प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में, ये मेरी सोच है, पर वो एक अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि बहुत सारी, देखिए, हिंदुस्तान और चीन की जो जंग है, जिसकी कई लोग बात करते रहते हैं, मैं कहता हूं कि अगर हिंदुस्तान और इंडिया एंड चाइना का जो सवाल है, द रूट फॉर पीस बिटवीन इंडिया एंड चाइना गोज थ्रू पाकिस्तान, एंड द रूट फॉर वॉर ऑल्सो बिटवीन इंडिया एंड चाइना गोज थ्रू पाकिस्तान। आप इस बात को थोड़ा सा, इस पे आप वो करें, थोड़ा फोकस करें, मैं क्या कह रहा हूँ। ये बात है, जंग जो है, जंग इज नॉट द बेस्ट थिंग टू डू एट ऑल, बट होता क्या है कि अगर आपको स्टेटस को तोड़ना है, अगर आप चाहते हो कि एससीओ ठीक तरह काम करे, जो हमारा साथ था वो 2014 से कामयाब नहीं हुआ, वो इसलिए कामयाब नहीं हुआ क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन ही ठीक नहीं है, तो वो उसके बाद वो बंद ही हो गया, अब इट इज ओवर नाउ। तो अभी एक नई चीज आ गई है, एससीओ आया है, ब्रिक्स आया है। ब्रिक्स है वो बेसिकली इकोनॉमिक फोरम बन रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको पहले बड़ी पिक्चर देखनी है। जंग इज ओनली अ पार्ट ऑफ वेयर थिंग्स आर नॉट चेंजिंग और विल दे हार्म द बिग पिक्चर, दैट इज वेयर द वॉर कम्स इन। क्या वो बड़ी पिक्चर का नुकसान कर रहे हैं? In the war comes in, otherwise war by itself means nothing. आपके नजदीक बातचीत का माहौल कैसे बने? देखिए, ये अभी क्या हो रहा है कि पहले लेट्स सी द बिग पिक्चर बिफोर आई आंसर दीज क्वेश्चंस, कि क्या हो रहा है कि हम किसी नई कोल्ड वॉर में नहीं जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से क्या हो रहा है कि दो बड़े मुल्क हैं जो compete कर रहे हैं ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में। जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड फ्रेगमेंट हो गई है, हिस्सों में बदल गई है, एक हिस्सा वहां जा रहा है, एक हिस्सा यहाँ। इशू टेक्नोलॉजी का है जो बहुत अहम हिस्सा है। अगर प्रॉस्पेरिटी होगी, इसका मतलब दो अलग टेक्निकल स्ट्रीम्स बनेंगी। मैं बात कर रहा हूँ अगले 5, 6 साल, 10 साल में होने वाला है। उसमें
क्या होता है कि आपको तय करना है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान जैसे है, पाकिस्तान के पास सीपीईसी है, तो वो तय करना है कि क्योंकि और कॉरिडोर बन रहे हैं, बहुत सारे कॉरिडोर, क्या होता है कि आपको तय करना है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान जैसे है, पाकिस्तान के पास सीपीईसी है, तो वो तय करना है कि क्योंकि और कॉरिडोर बन रहे हैं, बहुत सारे कॉरिडोर बन रहे हैं आफ्टर दिस पीस बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया, बन रहे हैं, बहुत पैसा वहाँ लग रहा है, लैंड कॉरिडोर, तो हम वहाँ कहाँ आते हैं? तो कहने का मतलब ये है कि आपकी पार्टनरशिप तो चाइना के साथ है, अब वो और स्ट्रेंथन हो जाएगी, हो जानी चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। अगर आपको प्रॉस्पेरिटी भी चाहिए है, लंबा वो है, तो उसको तो ये कहना कि हम उनकी लड़ाई में नहीं पड़ेंगे या पड़ेंगे, लड़ाई तो वो भी नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक चीन का ताल्लुक है, ये पहली बार है, ये हम पूरी मिलिट्री हिस्ट्री में देखेंगे जहाँ वो एक बड़ी ताकत बनना चाहते हैं और बनेंगे ऑन द बेसिस ऑफ BRI, विच इज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। वो क्या कह रहे हैं, BRI जो है दैट इज अबाउट कॉमन प्रॉस्पेरिटी एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी, ये है उनका। सो इट इज नॉट अबाउट मिलिट्री पावर जो कि अमेरिकन कह रहे हैं, पर ये है कि अगर हमको 5G चाहिए तो मतलब हम जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो डिजिटल चाहिए, तो हमें किसी एक जो ब्लॉक्स है, ब्लॉक इज अ रॉन्ग वर्ड, बट जो एक बड़ी ताकत है जो कि स्टैंडर्ड सेट कर रही है, वो हमको उनके साथ चलना पड़ेगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सिंप्लीफाई द होल थिंग। तो वी हैव टू डिसाइड कि हम यहाँ पर आएंगे कि वहाँ आएंगे, क्योंकि हमारी 5G कहाँ से आएगी, हमारे डेटा सेंटर्स कहाँ से आएंगे, वो अमेरिका लाएगा, ये लाएगा, दोनों नहीं ला सकते हैं। हमारा जो इंडस्ट्रियल इंटरनेट है वो वहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, दोनों नहीं ला सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमको तय करनी पड़ेंगी। जब हम ये चीज़ें तय करते हैं, उसके साथ साथ हर मुल्क की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे अजरबैजान आर्मीनिया है, अब इनकी दोनों की बहुत पुरानी जो है लड़ाई चलती है, पर अब दोनों ने मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है SCO की। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 5 साल के बाद चाइना की हेल्प से वो दोनों की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए, जो कि आज तक नहीं सॉर्ट आउट हो पाई। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी क्या है कि इंडिया की प्रॉब्लम चाइना के साथ भी है, इंडिया की प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ भी है। ये एक बहुत बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन बन जाती है। तो इसके अंदर चीन भी सोचेगा ज़्यादा पाकिस्तान से, क्योंकि चाइना के लिए SCO बहुत इंपॉर्टेंट फोरम है। अगर बार बार इंडिया कहेगा कि साहब हम नहीं आपके साथ चलने को तैयार है, हम दूसरे के लोगों के साथ चलने को तैयार है, तो प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी। तो उसमें फिर पाकिस्तान भी आ जाता है विली नीली। तो ये पहली बात हो गई। तो ये नहीं कि हम लड़ाई करना चाहते हैं, बट जिस तरफ दुनिया जा रही है, तो आपको कॉमन प्रॉस्पेरिटी के साथ कलेक्टिव सिक्योरिटी भी देखनी पड़ेगी। पहली बात है, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, इट इज इंडिविजिबल। दूसरी बात, अब डिटरेंस। अब डिटरेंस तो ऐसा है ना कि आप कौन तय करेगा डिटरेंस। हिंदुस्तान का जो था सोच थी हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हमारी डिटरेंस है, ये सोच थी। पर हुआ क्या, हुआ ये कि अप्रैल 2020 में चीनी आ गए, ये कोई छुपी बात तो है नहीं, और हमारी आगे जमीन पे बैठ गए। इसका मतलब उनको उनको दे डिसरिगार्डेड आवर डिटरेंस कंप्लीटली, न्यूक्लियर डिटरेंस किया ना उन्होंने, पूरा डिसरिगार्ड, आके बैठ गए वो। सो डिटरेंस इनफैक्ट मैं ये समझता हूँ शायद हमें ये भी सोचना है, हम क्या न्यूक्लियर वेपन्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। उसका रीज़न क्या है कि अभी जो डिटरेंस की कॉन्सेप्ट है वो ब्रॉड हो गया है, उसमें साइबर आ गया है, उसमें काउंटर स्पेस कैपेबिलिटीज आ गई है, ये सब डिटरेंस है। और इसके अंदर कोई एट्रीब्यूशन नहीं है, साइबर के अंदर काउंटर स्पेस कैपेबिलिटी में कोई एट्रीब्यूशन नहीं है, एंड इट इज डूएबल। न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट डूएबल। आप यूक्रेन की लड़ाई में देख लीजिए, पुतिन ने बोल दिया कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कि हम कर सकते हैं, फिर चाइना सबसे बोला कि नहीं न्यूक्लियर वेपन्स नहीं आने चाहिए। यू सी, सो इट इज नॉट डूएबल। सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज, देखिए ये मेरी सोच है, दो मुल्क
अगर उनकी कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज में भी डिटरेंस है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज में भी अलग डिटरेंस है, तो वो लड़ाई कर सकते हैं। दिस इज माई थिंकिंग। अब इसके ऊपर ये एक थीसिस है जिस पे हम और आगे बात कर सकते हैं। तो ये मैं बहुत ज़्यादा अभी प्रेजेंट पोजीशन के अंदर, जहाँ वॉरफेयर पूरी बदल गई है, जहाँ साइबर एक बहुत बड़े उससे आ गया है। इनफैक्ट आज साइबर की अहमियत ये है, जैसे लोधी साहब बोल रहे थे इसके बारे में, हाइब्रिड वॉर के बारे में। हाइब्रिड वॉर इज बेसिकली योर ग्रे जोन ऑपरेशन, योर एक्चुअल वॉर, योर एवरीथिंग इज हाइब्रिड वॉर। इकोनॉमिक वॉर, लॉफेयर, ये सब हाइब्रिड हो गया। तो अगर आप ग्रे जोन ऑपरेशंस देखें तो साइबर की आज इतनी ज़्यादा अहमियत है कि वो पीस में भी काम आएगा, क्राइसिस में भी काम आएगा, बिफोर द वॉर भी काम आएगा और वॉर में भी काम आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक ये सब चीज़ें बदल रही हैं, कॉन्सेप्ट्स बदल रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी का मतलब बदल रहा है। अब फिजिकल चीज़ें नहीं रह गई, अब हम जा रहे हैं डिजिटल की तरफ। इनफैक्ट पाकिस्तान ने तो साइन भी किया है एक एग्रीमेंट, ये पहली सरकार थी इमरान खान साहब की, कि हम और अपने ज़्यादा ई कॉमर्स करना चाहते हैं ग्वादार से। वो एक एग्रीमेंट हुआ था और मुझे मालूम नहीं है उसके बाद उसके ऊपर क्या हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सब चीज़ें जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं, मेरे हिसाब से उन सबको अब एक नए तरीके से देखने की ज़रूरत है। फॉर द सिंपल रीज़न दो चीज़ें हो गई हैं। एक, चाइना का राइज हुआ है बहुत ज़्यादा, और चाइना कंपटीशन में है अमेरिका के साथ, और वही जो चाइना है वो आज हमारा नेबर है। तो कंपटीशन ये नहीं है कि कहीं वो 7 समुंदर पार हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, नहीं, यहाँ हो रहा है। दैट इज वन। और दूसरा ये है कि ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है ये एक इतने बड़ी तरीके से आ गई है कि वॉरफेयर का मतलब बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। जैसे अभी लोधी साहब ने ठीक बोला कि कुछ और चीज़ें भी, इवन इफ वी हैव द वर्ल्ड वॉर 2 की टैक्टिक्स हमारी है, ट्रिशन है, थिंग्स आर कमिंग इन। यू कैब्स आ रहे हैं, ड्रोन्स आ रही हैं, साइबर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके दोनों मुल्कों में आ रहा है। तो इससे थोड़ा थोड़ा करके चीज बदलाव आता रहेगा। तो मेरे ख्याल में एक तो डिटरेंस का मतलब दोबारा समझने की शायद कोशिश है हम सबको एक साथ बैठ के, जिसमें कि बातचीत की जरूरत है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिटरेंस, व्हाट इज योर डेफिनेशन, व्हाट इज माय डेफिनेशन ऑफ डिटरेंस। तो शायद वो चीजें मैं समझता हूँ जरूरी है। बिल्कुल ठीक। जनरल साहब, एक तो प्रवीण साहब की बातों पे आप क्या कहेंगे? सेकेंडली, क्या जरूरत है तो पीएल तो मेरा ख्याल, और दूसरी बात, बड़ा किलीदी किरदार था, आपने वो किताब मेरे तक पहुंचाई, मैंने वो किताब पढ़ी थी, और अब मैं वो किताब जनरल लोधी साहब को भी भेजने वाला हूँ, जनरल साहब भी उसको पढ़ेंगे। उसके अंदर आपने पीएलए और पाकिस्तान के रिलेशन को भी जो है वो बड़ा डिस्कस किया। आप करंट सिनेरियो में, मतलब दोबारा मैं कहूँगा करंट सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान और चाइना की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, क्योंकि आपने उस किताब में बड़ा तफसीलन बताया, मैं व्यूअर्स के लिए भी पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान और चाइना की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को करंट सिनेरियो में इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस और फिर इस रीजन के हवाले से भी आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आपके जो रिलेशंस है पाकिस्तान के चाइना के साथ, वो अब तक और मजबूत हो जाने चाहिए थे। जब मैं मजबूत कहता हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मिलिट्री और तैयार करें। मैं ये कह रहा हूँ कि सीपीईसी का आप फ़ायदा उठा सकते थे ज़्यादा, वो शायद नहीं उठा पाए हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर आपकी प्रॉस्पेरिटी है। तो चाइना आपके साथ बहुत कुछ कर सकता है, बिकॉज चाइना ऑल्सो नीड्स यू। अब देखिए, वो आपके साथ जैसे कि ये सबसी केबल्स लगाई हैं, उसको एक तो पीस केबल लगाई हुई है जो शायद या गवादार से जाती है, और ये इस तरफ जाती है ईस्टर्न अफ्रीका के कोस्ट पर, और उससे आगे यूरोप जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी चीज़ें आई हैं आपके यहाँ, फाइबर ऑप्टिक केबल्स लगे हैं, जल्दी उम्मीद है शायद 5G भी आ जाए आप लोगों के पास, एटलीस्ट मेन सेक्टर्स के अंदर। सो मैं ये कहने का मतलब ये है कि आपको शायद एक डिस्ट्रैक्शन हो गया था बीच में। देखिए, अमेरिका इज़ एन इम्पोर्टेंट कंट्री, इसमें कोई शक नहीं है, बट सवाल ये है, जैसे मैं कह रहा था, कि अब सारी ग्लोबल जो जियो पॉलिटिक्स है वो हमारे रीजन में आ गई है। एंड व्हेन वी यूज द वर्ड जियो पॉलिटिक्स, हमें वर्ड जियोग्राफी पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा।
जो पहले देने की इतनी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि तब जो भी जियो पॉलिटिक्स हो रही थी वो यूरोप पे हो रही थी। तो पहली बात तो ये है, तो इसलिए आप अभी भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आई थिंक पाकिस्तान गॉट डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप 2024 तक काफ़ी कुछ कर लेंगे, विच इज़ वॉट आई हैव सेड। एंड स्पेशली आई सी कि जो हुआ था ये कश्मीर में इंडिया ने किया है, उससे आपकी और नज़दीकी बढ़ी है, उससे ऐसी नज़दीकी बढ़ी। अब देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, फ़ौज की सीधी सी मिसाल देता हूँ। जैसे अक्टूबर 21 में एक खबर आई थी कि पाकिस्तानी ऑफिसर्स हैं वो अब है शिंजांग मिलिट्री डिवीज़न में, वहाँ पर भी है। फिर ये खबर आई थी कि जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट में भी हैं, अब वहाँ क्या कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये खबर आई थी कि जो आपकी एम्बेसी है चाइना में, वहाँ पर इजाफा हुआ है ऑफिसर्स की स्ट्रेंथ का, क्योंकि वो अब प्रोक्योरमेंट्स देख रहे हैं। कहने का मतलब ये है आप लोगों की इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ी है, बहुत और फायदे हुए हैं, आपके ऑपरेशनल गैप्स मतलब दे हैव बीन फिल्ड अप। यू कैन गेट अ लॉट ऑफ ऑपरेशनल सस्टेनेंस फ्रॉम चाइना। ऑन द प्रॉस्पेरिटी साइड यू हैव द सीपैक। अब जैसे ये अभी आफ्टर जनरल मुनीर के जो दौरा हुआ, उसके बाद ये खबर आई कि साहब अब हो सकता है कि आपकी वो रेलवे लाइन बन जाए। दैट रेलवे लाइन शुड हैव बीन मेड येस्टरडे। You see that? So what I'm saying is that you have lagged behind, and especially at a time जबकि पूरा मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल गया है, नॉट बदल रहा है। तो it has changed completely. Everything has changed. Have no illusions about it. सब कुछ बदल चुका है। वहाँ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का नक्शा बदल चुका है, मिडिल ईस्ट का बदल चुका है, गल्फ कंट्रीज का बदल चुका है। तो आप लोगों को कनेक्टिविटी वहां प्रोवाइड करनी थी, वो आप पीछे रह गए। ये प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहा हूं। तो द सिंपल पॉइंट इज आई एम ऑलवेज कन्विंस्ड दैट पाकिस्तान कैन बेनिफिट अ लॉट। देखिए कि आपके मुशर्रफ साहब थे जो वहां गए थे 2000 में, बात करी चाइना के साथ कि साहब ये ग्वादार पोर्ट है, ये डीप सी पोर्ट बन सकता है। ही इज द वन हु स्टार्टेड द होल टॉक। अब वहाँ पे वो पूरा, देखिए बुरा मत मानिए मैं इस तरह बोल रहा हूँ, बिकॉज फॉर मी इट इज इम्पोर्टेंट दैट पाकिस्तान प्रॉस्पर्स। वो इसलिए नहीं कि आप कोई दुश्मनी की बात है, बिकॉज आई सी दैट वी आर टू पीपल, वी आर सेम पीपल इन टू नेशंस एंड वी नीड टू हैव फ्रेंडली टाइज। पाकिस्तान प्रॉस्पर करेगा, रीजन प्रॉस्पर करेगा। इसी नोट के ऊपर वीडियो खत्म करते हैं। जो परवीन सुहानी ने अपना लास्ट लफ्ज बोला है कि अगर पाकिस्तान तरक्की करेगा तो पूरा रीजन तरक्की करेगा। इसके पीछे बहुत सारी वजूहत हैं, पहले भी मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। चलो इस वीडियो में बात कर लेते हैं। तो दरअसल में बात ये है दोस्तों कि अगर पाकिस्तान में अमन आता है, और ये इंडिया को भी सोचना चाहिए जो दहशतगर्द तंजीमों को पाकिस्तान में सपोर्ट करता है, या BLA या दूसरी TTP, कितना तो हिंदुस्तान जिसको हमने नाम दे दिया है, तो उनको सपोर्ट करता है। इंडिया को सोचना चाहिए अगर पाकिस्तान में अमन आता है और इंडिया और पाकिस्तान के जो तल्लुकात हैं वो ठीक होते हैं, या दुश्मनी ख़त्म होती है, हमारा कश्मीर का मसला हल होता है, हमारे दीगर जो पानी के मसले हैं वो हल होते हैं, तो एक बात गारंटी के साथ मैं आपको कह सकता हूं कि पाकिस्तान भी इस दुनिया की बहुत बड़ी माशियत बन के उभरेगा और हमारा पाकिस्तान खुशहाल होगा। और साथ में जो इंडिया है, अगर ये हो जाता है जो मैं कह रहा हूँ, तो इंडिया इस खित्ते में इतनी ज़्यादा तरक्की करेगा और इतनी बड़ी पावर बन के उभरेगा ना कि चाइना और अमेरिका के लेवल के ऊपर खड़ा होगा। और ये सिर्फ तभी हो सकता है कि जब दोनों मुल्क आपस में अपने मामलात को हल कर लें। क्योंकि इंडिया को अगर गैस चाहिए तो वो वाया पाकिस्तान गुजरेगी अगर ईरान से लेनी है, अगर ऑयल चाहिए अगर ईरान से लेना है तो वाया पाकिस्तान जाएगा। इसके अलावा और जितनी सेंट्रल एशियन रियासतें हैं वहाँ तक अगर इंडिया को एक्सेस चाहिए तो वाया पाकिस्तान है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आगे, रेयर अर्थ मिनरल जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मौजूद हैं, जो ऑटो इंडस्ट्री में, ये मिलिट्री में और दीगर बहुत सारे जो अभी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी उनमें इस्तेमाल होने हैं, तो वो भी अगर इंडिया को चाहिए होंगे तो वो भी पाकिस्तान से अभी उनकी ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी। तो इतनी सारी चीज़ें पाकिस्तान के पास हैं। इसके अलावा अगर पाकिस्तान मतलब तरक्की करता है या मज़ीद पाकिस्तान में बेहतरी आती है तो इंडिया का भी इसमें फ़ायदा है। तो इंडिया को सोचना चाहिए जी कि पाकिस्तान के खिलाफ ये जो साजिशें करता है इससे बाज रहे, और ये जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में इंडिया करवा रहा है तो ये ना करो।
तो आपने देखा ही होगा कि इंडिया में कोई धमाके नहीं होते। चलो पिछले दिनों एक वारदात हुई, वो भी हम नहीं मानते, हमने नहीं करवाई, वो मोदी की अपनी साजिश थी। तो हम नहीं करवाते आपके मुल्क में दहशतगर्दी, आप करवाते हैं, ठीक है। आप बलूचिस्तान में हमारे बच्चों को बसों के ऊपर हमले करके शहीद करवाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप करते हैं, अगर इससे बाज रहें तो दोनों मुल्कों में अमन हो सकता है और हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं और पाकिस्तान और इंडिया दोनों साथ में तरक्की कर सकते हैं। बाकी रही बात है जंग की, तो जंग में बड़ी वाज़ह बात है कि जब भी आप इंडिया से जंग होगी, कोई भी मामला होगा, तो पाकिस्तान अकेला नहीं है। पाकिस्तान और चीन इकट्ठे लड़ेंगे और आपको उधर से भी सारी रियासतों से हाथ धोना पड़ेगा। वो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है और इधर कश्मीर और लद्दाख भी आप पे जाएगा, हो सकता है खालिस्तान भी जाए, वो बहुत सारी रियासतें और भी जाती रहें। तो सोचना आपने, फैसला आपका है कि इंडिया को इतना सा करना है या जितना इंडिया है इसको इतना ही रहने देना है। तो फैसला कर लें जी आप, ये इंडिया के अवाम और इंडिया के लोगों के ऊपर है कि किस तरह वो अपनी हुकूमत को ट्रैक के ऊपर लेके आते हैं। तो फिलहाल जी इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ समझने को मिला होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।